वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों की ज़िंदगी को बनाया आसान और गरीबों को भी दिलाया है उनका हक। वज़ीर-ए-आज़म बेंगलुरु के एक समिट 2020 का कर रहे थे इफ्तिताह। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कश्मीर में गुपकार मुआहदा कौम मुखालिफ है, इसमें कांग्रेस में भी है शामिल। उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस को वाज़ेह करना चाहिए अपनी पॉलिसी। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में कहा कि सीबीआई जांच से कबल रियासती हुकूमत की ले मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बगैर रियासती हुकूमत की इजाज़त के नहीं होनी चाहिए कोई जांच। और लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100 साल मुकम्मल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 7 दिनों तक चलने वाले सालाना प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। कहा, यूनिवर्सिटी को नई तालीमी पॉलिसी के चैलेंजेस से भी होगा निपटना। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं फरीद आरिफ सिद्दीकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु टेक समिट 2020 का इफ्तिताह किया। ये टेक समिट आज से 21 नवंबर तक चलेगा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने टेक्नोलॉजी से वाबस्ता मुख्तलिफ अहम बातें कहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही सरकारी स्कीमों ने इतनी तेज़ी से लोगों की ज़िंदगी बनाई है। डिजिटल इंडिया भारत में जीने का तरीक़ा बन चुका है। बेंगलुरु टेक समिट का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हमने 5 साल कबल डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। अब डिजिटल इंडिया को एक आम सरकारी प्रोग्राम के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, ये एक जीने का तरीक़ा बन चुका है, ख़ासकर गरीबों के लिए। डिजिटल इंडिया इज नो लॉन्गर बीइंग सीन as any regular government initiative. Digital India has become a way of life, particularly for the poor, marginalized, and for those in government. Thanks to Digital India, our nation has witnessed a more human-centric approach to development. वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए हमने इंसानों के वक़ार को बढ़ाया है। करोड़ों किसान एक क्लिक में मुआशी मदद मिल गई है। जबकि कोरोना लॉकडाउन उरूज पर था, उस वक्त टेक्नोलॉजी ने यह यकीनी बनाया कि गरीबों को जल्दी और मुनासिब मदद मिले। अगर दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम भारत कामयाबी के साथ चला रहा है तो इसकी वजह टेक्नोलॉजी ही है। Our governance model is technology first. Through technology, we have enhanced human dignity. Millions of farmers receive monetary support in one click. At the peak of the COVID-19 lockdown, it was technology that ensured that India's poor received proper and quick assistance. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमारी स्कीमें इतनी तेज़ी से लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लाई हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी सेहत खिदमत स्कीम को कामयाबी के साथ चला रहा है। आयुष्मान भारत योजना इसकी जीती जागती मिसाल है। इंडिया इज सक्सेसफुली ऑपरेटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम आयुष्मान भारत। इट इज ड्यू टू ए बिग रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। दिस स्कीम हैज स्पेशली हेल्प द पुअर ऑफ इंडिया। Now, they no longer have to worry about access to top quality and affordable health care in any part of India. पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी से मुतासिर होकर भारत में कई आयुष्मान मराकज़ खुल रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ बरसों में हैकाथॉन की सखावत भारत में मुनक़िद की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और लक्समबर्ग के वज़ीर-आज़म जूनियर
बेडल आज एक वर्चुअल चोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। भारत और लक्समबर्ग के दरमियान गुज़िश्ता 2 दहाइयों में ये पहली चोटी कॉन्फ्रेंस होगी। दोनों लीडर दुनिया में कोविड के बाद के हालात, भारत और लक्समबर्ग ताउन को मजबूत करने समेत दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों ममालिक के लीडर आपसी मफाद के बैनुल-अक़वामी मुद्दों पर भी अपने ख्यालात पेश करेंगे। दोनों वज़ीर-ए-आज़म की क़ब्ल में 3 मरतबा मुलाकात हो चुकी है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गुप्तार मुआहदा भारत की कौमी यकजहती और हिफाजत के साथ किया गया मुआहदा है। नामानिगारों को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई लीडर इस समझौते में शामिल होने के लिए बयान दे रहे हैं और मुकामी सतह पर कांग्रेस के लीडर इसमें शामिल भी हैं। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने चैलेंज किया कि कांग्रेस को अपनी पॉलिसी वाज़ेह करनी चाहिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती साथ साथ दहशतगर्दी दफ़ा 370 को ख़त्म करने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस को इस बारे में अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर को लेकर के कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा रवैया है, यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ने सदैव राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती रही है जो देश के अंदर अलगाववाद और अराजकता को बढ़ावा देते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस का ये दोहरा चेहरा देश की जनता के सामने आया है। यद्यपि कांग्रेस पार्टी ही इस बात के लिए जिम्मेदार है जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को कभी साकार नहीं होने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में वाज़ेह किया है कि सीबीआई को किसी भी मामले की जांच करने से कब्ल उस रियासत की रजामंदी लेना ज़रूरी है। फैसले में कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली खुसूसी पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सीबीआई को किसी भी मामले की जांच से कब्ल मुतल्लिक़ा रियासती हुकूमत की रजामंदी लेना ज़रूरी है। कोर्ट ने कहा है कि हालांकि DSPE एक्ट की दफ़ा 5 मरकज़ी हुकूमत को मरकज़ के ज़ेर निगरां और रियासतों से दूर सीबीआई की ताकत और अख्तियारात की तौसीक़ करने में अहल बनाती है, लेकिन जब तक DSPE एक्ट दफ़ा 6 के तहत रियासत मुतल्लिक़ा ज़ुमरे में इस तरह की तौसीक़ के लिए अपनी रजामंदी नहीं देता है, तब तक सीबीआई तफ्तीश की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोर्ट का यह फैसला यूपी की एक कंपनी फर्टिगो मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई की जानिब से दर्ज किए गए मामलों में आया है। हालांकि जिन रियासतों ने सीबीआई जांच के लिए मरकज़ को रजामंदी दे दी है, वहां सीबीआई को बार बार इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह ऐलान किया है कि मेडिकल कॉलेज में MBBS सीट में 5 सीटें कोविड वॉरियर्स के बच्चों के लिए महफूज रखी जाएंगी। कोविड वॉरियर्स वो हैं जो ज़मीन पर काम करने वाले आशा कारकुनान और अस्पतालों में काम करने वाली नर्सें या फिर डॉक्टर, सभी के बच्चों के लिए ये सहूलत है। कौमी कोटे में 5 सीटें महफूज की गई हैं। मेरिट के बुनियाद पर उनका इंतखाब किया जाएगा। कोविड के दौरान जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके एजाज़ के लिए ये स्कीम है। आइंदा 1-2 दिनों में कोविड के मामलात के मद्देनज़र हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर में मरकज़ी टीमें भेजी जाएंगी। 100 साल मुकम्मल करने की
खुशी कभी कभी लफ्ज़ों में जाहिर करना नामुमकिन होता है। ऐसा ही मौका लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए है, जो आइंदा 7 दिन तक अपने 100 साल मुकम्मल होने के लिए तकरीब का एहतमाम करेगा। इस तकरीब की शुरुआत करते हुए रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100 साला सफ़र के लिए मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी अपने 100 बरस ऐसे वक्त में मुकम्मल कर रहा है जब समाज के सामने कोविड-19 और नई तालीमी पॉलिसी के चैलेंजेस हैं। नई तालीमी पॉलिसी को 2020 से नाफिज होना है। उन्होंने कहा कि चैलेंजेस से उभरा और आग से तप कर ही सोना खरा होता है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के ज़रिए होने वाले ऑनलाइन क्लासेस की तारीफ़ की, साथ ही वज़ीर आज़म के वोकल फॉर लोकल के लिए भी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने मुल्क को कई सदर जमहूरिया दिए हैं, कई अजीम साइंसदां और अजीम शख्सियात दिए हैं। देखिए, चुनौती से उभरा हुआ आग से तपा हुआ सोना ही खरा होता है। और मुझे लगता है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम शैक्षणिक जगत की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए शैक्षिक क्षेत्र के शोध की उत्कृष्टता को पूरी मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए जो एक मूल मंत्र लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे का ध्येय था, उस ध्येय वाक्य को बनाए रखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय ने कोविड-19 की इन चुनौतियों में न केवल तकनीक का उपयोग करते हुए वर्चुअल क्लासेस प्रारंभ की। अभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल यानी आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए किए जा रहे प्रयास इन 100 वर्षों की उपलब्धियों के साथ एक सोने में हमने देश को न्याय के क्षेत्र में न्याय की उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए न्यायमूर्ति प्रदान किए हैं। हमने शासन प्रशासन की व्यवस्था को उत्कृष्ट और संवेदनशील बनाए रखने के लिए अनेक प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं। हमने भारत के लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनेक राजनेताओं को भी इस विश्वविद्यालय ने दिया है। और शिक्षा की उत्कृष्टता को बनाए रखने के साथ ही शोध की उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने के लिए भी अनेक आचार्य और वैज्ञानिक भी इस विश्वविद्यालय ने दिए हैं। रियासत को मुआशी तब्दीली के तरक्याती मरकज़ में तब्दील करने और सरमायाकारी हासिल करने और तिजारती सरगर्मियों का आलमी मरकज़ बनाने के मकसद को लेकर मशहूर मैनेजमेंट मशावरती कमेटी आर्थर डी लिटिल यानी आईडीएल ने रियासत के साबिक़ चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन और इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लखनऊ चैप्टर के रुकन मुकेश बहादुर सिंह को अपना सीनियर सलाहकार मुकर्रर किया है। आज लखनऊ में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलोक रंजन ने बताया कि कुदरती वसाइल और कारकर्दगी के मामले में उत्तर प्रदेश के पास सबसे बड़ी सलाहियत है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत में दूसरी सबसे बड़ी नौजवान है। रोजगार के मौके पैदा करने और हुनर को फ़रोग देने की सबसे ज़्यादा सूरत है। वहीं मुकेश बहादुर सिंह ने कहा कि गुज़िश्ता कई बरसों से ये साफ नज़र आ रहा है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली हुकूमत ने आलमी सरमायाकारों के लिए माहौल और पॉलिसियाँ वज़ह की हैं। अब लोगों से बेसब्री से इसको एक मुवाक़िफ़ सरमायाकारी की मंजिल के तौर पर देख रहे हैं। अपार संभावनाएं हैं प्रगति की उत्तर प्रदेश में। इसी उद्देश्य से इन्होंने पूरे अगर देश में फोकस किया है तो उत्तर प्रदेश में अभी फोकस कर रहे हैं आर्थर डी लिटिल कंपनी। और यहाँ डेवलपमेंट लाने का और इन्वेस्टमेंट लाने का बहुत स्कोप है और इन्वेस्टमेंट लाने का इनकी विशेष प्रतिभा है, क्योंकि ये कई इनके नेटवर्किंग है, कई कॉन्टैक्ट से बड़े बड़े उद्योगों से, तो बड़े चैंपियन इंडस्ट्रीज को भी लाकर यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे कि लिंक्ड पूरा यहाँ का औद्योगिक विकास हो सके। देखिए, तेजी आने की संभावनाएं हैं, इसीलिए आर्थर डी लिटिल जो है वो यूपी को एज अ पायलट प्रोजेक्ट और एज ए इम्पॉर्टेंट स्टेट मानते हुए आर्थर डी लिटिल ने अपनी प्रेजेंस यहाँ बुलाई है। देखिए, अगर सब जगह की बात करें, क्योंकि बाणी जी पूरे विश्व में जाते हैं और पूरे विश्व में आर्थर डी लिटिल का कनेक्ट है, तो यूपी को चुनने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव है कि यूपी में स्थायित्व दिखता है।
यूपी में पोटेंशियल दिखता है, जो मांडलिक जी ने, ब्रजेश जी ने और आलोक रंजन जी पहले ही कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश संभावना का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है या जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं किया जा सकता, एमएसएमई को नहीं बढ़ाया जा सकता, हैवी इंडस्ट्रीज को, इन्वेस्टर्स को नहीं लाया जा सकता है। तो हमारे पास में पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को कैसे अगले 5, 6, 7 सालों में एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए ये टीम अपॉइंट हुई है। जम्मू कश्मीर के नेगरोटा में आज हिफाजती दस्तों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहाँ एक तसादुम में 4 दहशतगर्द मार गिराए गए हैं। बंडौल प्लाजा के नज़दीक हुए इस तसादुम के बाद 4 दहशतगर्दों की लाशें भी बरामद की गई हैं। उनकी शनाख्त की जा रही है। इस तसादुम में 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। ट्रक का ड्राइवर फरार है। उनके पास से 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल्स, 29 हैंड ग्रेनेड और कई असलहे बरामद किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट बेसिक असतज़ा की बाकी बचे 37,723 ओहदों पर भर्ती की इजाज़त दे दी है। 69,000 असतज़ा भर्ती के इस मामले में 31,661 ओहदों पर कबल से ही तकर्रुरी का काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए बुध को कहा कि कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगा। इससे यूपी में प्राइमरी असतज़ा के तौर पर काबिलियत हासिल करने के लिए तकरीबन 38,000 तालीमी दोस्तों को कट ऑफ नंबरों में रियायत नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। 69,000 असतज़ा भर्ती में हुकूमत ने जनरल और OBC तबके के लिए अहलियत मार्क्स 65 और SC/ST एक्ट के लिए 60% तय किया था। तालीमी दोस्तों समेत कई उम्मीदवारों ने इस पर अर्जी दायर की थी। उनका कहना था कि 68,500 असतज़ा भर्ती की तरह इंतखाब 45 और 40% नंबरों पर किया जाए। इस दरमियान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने असिस्टेंट असतज़ा की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है और कहा है कि 69,000 असतज़ा भर्ती में जल्द ही इलेक्शन कमीशन से इजाज़त लेकर मुंतखब उम्मीदवारों को तकर्रुरी दी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के द्वारा 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत करता हूं और उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं जिनकी भर्ती का मार्ग इस फैसले के बाद प्रशस्त हुआ है। इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का योगी सरकार का जो निर्णय था, जो प्रारूप था, उस पर मुहर लगाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह साबित कर दिया है, यह संदेश दे दिया है पूरे देश को कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे का अधिकार है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही थी। हम 69,000 में से 31,227 पदों पर माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही भर्ती कर चुके हैं। शेष पदों पर माननीय न्यायालय का निर्णय प्राप्त होते ही शेष 37,000 से अधिक पद जो बचे हैं उनकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करेंगे। और माननीय न्यायालय ने जो शिक्षा मित्रों को जो न्यायालय की शरण में गए थे उनको अगली एक और भर्ती में जो अवसर देने का निर्देश दिया है उसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगली जो भी भर्ती होगी, नई भर्ती होगी, उस भर्ती में हम शिक्षा मित्रों को भी एक अवसर देने को तैयार हैं। संस्कृत ज़ुबान को आलमी सतह पर पहुंचाने के लिए मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा 29वें व्यास महोत्सव के दौरान तुलबा और तालबात ने यौगिक ताकत के मुजाहरे के जरिए योग किया। तालिब इल्मों ने ताड़ आसन, त्रिकोण आसन, गरुड़ आसन, ध्रुव आसन, ब्रिज आसन, मयूर और गोमुख आसन के साथ ही लोहे के सरिये को गले से मोड़कर दिखाया। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में हर साल व्यास महोत्सव का इनकाद 1 हफ्ते तक चलता है। इस मरतबा कोविड-19 की वजह से यूनिवर्सिटी में वर्चुअल तरीके से इसका इनकाद किया जा रहा है, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क के संस्कृत के तुलबा और तालबात असतज़ा जुड़े हुए हैं। व्यास महोत्सव में संस्कृत में श्लोक बनाने वगैरह जैसे हुनर तुलबा को सिखाए जाते हैं। संस्कृत संस्थान उत्तर प्रदेश के सदस्य डॉक्टर वाचस्पति मिश्र ने बताया कि हर साल संस्कृत ज़ुबान को फ़रोग़ देने के लिए इसका इनकाद किया जाता है। वज़ीर आला नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में योग और संस्कृत ज़ुबान मुसलसल आगे बढ़ रही है। एषः व्याससमारोहः तत्र
दशकेभ्यः प्रचलमानः वर्तते। अस्मिन् व्याससमारोहे तत्र व्यासमहाभागानां ये रचिताः पुराणाः अन्यत्यै पुरस्कृताः वेदाः तेषाम् अभ्यसनं तेषाम् आविष्करणं भवति। अस्मिंश्च व्याससमारोहे योग दर्शनस्य यतो हि भाष्यं कृतवान् व्यासमहाभागः तेन कारणेन योगस्यापि अत्र द्वितीय दिवसे आचरणं भवति। अनेन प्रकारेण जनेषु सूक्ष्मतया योगस्य भारतीय संस्कृते प्रचार प्रसार भवेत् इत्येतद् उद्देश्यं पूर्णं भवति। व्यास समारोह विगत 28 वर्षों से चल रहा है और इस वर्ष उसका 29वां वर्ष है। इस व्यास समारोह का उद्देश्य संस्कृत भाषा के माध्यम से ही संस्कृत को पढ़ाया, सुनना, समझना होना चाहिए, इस उद्देश्य से किया जाता है। अम्बेडकर नगर जिला सदर दफ्तर में वाक़ स्टेट गार्डियन कॉम्प्लेक्स में कौमी ज़रई तरक्यात स्कीम के तहत दुरोज़ा किसान इजलास, सिंपोजियम और मेले का इनेकाद किया गया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए किसान हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर तरक्की पसंद किसानों की जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मिश्र के जरिए इज़्ज़त अफजाई भी की गई। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में किसानों को बताया जा रहा है कि क्या क्या नए बीज आए हैं और किसानों को क्या क्या इमदाद दी जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि अपनी फसल को कैसे बढ़ाएं। इस बारे में ज़रई साइंसदान तबादला ख्याल कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोग्राम में जिला मजिस्ट्रेट ने किसानों को ये भी बताया कि धान खरीद के टोकन निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया है। सलाहियत के मुताबिक धान की खरीद नहीं हो पा रही है, इसी वजह से टोकन निज़ाम को ज़िले में ख़त्म कर दिया गया है। तो सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में इनको बताते हैं, कहाँ क्या क्या बीज नए आ गए हैं और क्या क्या हमारी सरकार की सहायता मिल रही है आपकी खेती के लिए, और फसल को कैसे उन्नतशील बनाएं और लागत कैसे कम करें और फ़ायदा कैसे बढ़ाएं। इसी बात के लिए बैठकें होती हैं आपस में। किसान भाई हमारे वैज्ञानिक सब इकट्ठा होकर चर्चा करते हैं 2 दिन से, और बड़ा अच्छा एक आयोजन होता है जिसमें एक दूसरे से लोग मुलाकात करते हैं, दूसरे के अपने अनुभव शेयर करते हैं और अपनी समस्याएँ भी बताते हैं। खेतों में पराली जलाने से माहौलियात और इंसानी जिस्म को होने वाले नुकसान और बुरे असर को कम किया जा सके, इसके लिए हुकूमत और इंतज़ामिया के ज़रिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ज़िला मुरादाबाद में NCC, NSS और स्कूली तलबा और तालबात के ज़रिए बेदारी मुहिम चलाकर किसानों को पराली के जलाने से होने वाले नुकसानात के तईं बेदार किया जा रहा है, जिसके तहत तलबा और तालबात का ग्रुप हर रोज़ स्कूल के असातिज़ा के साथ तकरीबन हर खेत में पहुंचकर किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसानात बता रहे हैं। तलबा के ज़रिए बताया जा रहा है कि पराली के जलने से खेती की ताकत तो कम होती ही है, साथ ही मिट्टी में रहने वाले कीड़े ख़त्म हो जाते हैं और पराली से उठने वाली धुएँ से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस आसमान में फैल जाती है, जिसकी वजह से आँख और सांस से मुताल्लिक़ बीमारियां होने का ख़तरा बढ़ जाता है। हम लोगों ने खेतों में जाकर और लोगों के घरों पर जाकर ये बताया कि पराली नहीं जलानी चाहिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है, हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिल जाती है और जो हमें सांस लेने में परेशानी होती है। और जो ये पराली जलाने से नुकसान होता है, हमारी मृदा की शक्ति, उर्वरा शक्ति बहुत कम हो जाती है। जो मृदा के अंदर जो कीड़े होते हैं जो हमारी पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं वो मर जाते हैं, जिससे कि हम जो फसल बोते हैं उसमें वृद्धि नहीं हो पाती। हमने ऐसा अभियान चला रखा है कि हमने अपने गाँव में हर किसानों के खेतों पर जाकर उन्हें प्रेरित किया है कि पराली ना जलाएं। पराली जलाना सेहत के लिए हानिकारक है। पराली जलाने से वायुमंडल में ऑक्सीजन की शक्ति घट जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। बच्चे कह रहे हैं पराली जलाने से जमीन भी खराब होती है, ऊपर की हवा भी खराब होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसलिए पराली को जलाए ना। इससे बहुत बड़े नुकसान है, नई नई बीमारियां आएंगी। तो हम तो पराली जलाते ही नहीं पहले से, ना अब जलाएंगे तो कैसे कभी जलाई भी होगी तब भी जलाएंगे। बहुत अच्छा समझाया बच्चों ने, जब हमें कुछ चीज़ का नुकसान है, बीमारियां बढ़ेंगी, क्यों जलाएं। जी पराल के बारे में बतलाया सारा सब कुछ, ताकि पराल जलाने से नुकसान होता है वो जी सबको परेशानी मिलती है। जिस जगह पर पराल जलाई जाती है
वहाँ के कीड़े मकोड़े सब मार दिए जाते हैं और ज़मीन की भी जो है स्थिति जो है कम हो जाती है। और बहुत बढ़िया बताया बच्चों ने। शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम में हम लोगों ने सभी विद्यालयों को इस हेतु पत्र जारी किया था कि सभी विद्यालय आने वाले जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उनके माध्यम से और ऑनलाइन जो उनके क्लासेस चल रहे हैं उसके माध्यम से सभी अभिभावकों को जागरूक किया जाए कि वे पराली न जलाएं और पराली जलाने से होने वाले नुकसान से भी उनको अवगत कराया जाए। बच्चों को खेतों में भी ले गए जहां लोग पराली जला रहे थे और लाइव उनको बताया गया कि पराली जलाने के क्या नुकसान हो सकते हैं। ताज नगरी आगरा में आलमी विरासत हफ्ते का आज से आगाज हो गया है। आलमी विरासत हफ्ते के पहले दिन ताजमहल, सिकंदरा, लाल किला, फतेहपुर सीकरी समेत सभी तारीखी इमारतों में सयाहों को मुफ्त दाखिला दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आज ताजमहल समेत सभी तारीखी इमारतों पर सयाहों का कसीर हुजूम रहा। कोरोना वबा के मद्देनज़र सभी गाइडलाइंस पर अमल करते हुए सयाह मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए ताज समेत सभी इमारतों का दीदार कर रहे हैं। 7 दिनों तक चलने वाली इस हफ्ते के तहत ताजमहल के मेहमान खाने में लगाई गई नुमाइश का इफ्तिताह भी किया गया। इस नुमाइश में तारीखी इमारतों की नायाब तस्वीर की नुमाइश की गई है। बड़ी तादाद में सयाह इसको देख रहे हैं। महकमा आसार कदीमा आगरा के निगरां बसंत कुमार स्वर्णकार ने बताया कि 19 नवंबर से 25 नवंबर तक चलने वाले इस आलमी विरासत हफ्ते के तहत नुमाइश के जरिए सयाहों को इमारतों की तारीख से वाकिफ कराया जा रहा है, जिससे हमारी आने वाली नस्ल भी इन इमारतों की अहमियत को समझ सकेगी और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने में अपना ताउन देगी। पहले दिन यानी 19 नवंबर आज के दिन दर्शकों का प्रवेश सभी स्मारकों पर निःशुल्क होता है, लेकिन चूंकि इस बार ये महामारी का वर्ष चल रहा है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, नंबर में लिमिटेशन है। ताजमहल में 5000 दर्शकों का ही प्रवेश अलाउ होगा। उसको भी हमने 2500 के 2 स्लॉट में उनको प्रवेश देने का निश्चित किया है। प्रदर्शनी के दौरान भी देखने के दौरान भी दर्शकों को कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करना होगा। मुल्क में बायोकास्ट को फ़रोग देने के लिए साइकिल से पूरे भारत के दौरे पर निकले हरियाणा सोनीपत के रहने वाले नीरज कुमार प्रजापति फतेहपुर ज़िले के आंगन पहुंचे। किसानों ने नीरज का इस्तकबाल किया। मिशन ऑर्गेनिक बाइसिकल इंडिया के लिए निकले नीरज को बाइसिकल मैन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर नाम से भी पहचाना जाता है। नीरज ने बताया कि पंजाब के भटिंडा से हरियाणा होते हुए राजस्थान के बीकानेर जाने वाली कैंसर ट्रेन के बारे में उन्हें इत्तला मिली। लोगों को कैंसर के तई बेदार करते हुए साइकिल से तरक्की पसंद किसानों ने नीरज की इस पहल की तारीफ की। साथ ही खेती में कीमियाई खाद का इस्तेमाल कम करके नई नस्ल को बीमारी से आज़ादी दिलाकर और सेहतमंद बनाकर मजबूत भारत की खूबसूरत तस्वीर पेश करने का अहद लिया गया। मैंने पूछा कैंसर ट्रेन क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि कैंसर ट्रेन है जो पंजाब के अबोर और बठिंडा जिले से जाती है और अपने राजस्थान में बीकानेर और श्री गंगानगर। इसमें जो 75% मरीज होते हैं वो कैंसर से पीड़ित मरीज होते हैं। तो उसी चीज़ को देख के कहीं ना कहीं मेरे को मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि ये जो कैंसर है ये क्या कारण है। जब मैंने इसका पूरा स्टडी की और इसका पता चला कि जो पंजाब हरियाणा का एरिया है, जो अपना उत्तरी एरिया, यहाँ पे अधिक मात्रा में रसायनों का उपयोग होता है, जिसके कारण कैंसर की सबसे बड़ी बीमारी जो कैंसर वो उत्पन्न होती है। क्योंकि देखिए क्या है कि जो कैंसर का कारण सबसे बड़ा वो फसल ही, जो हम खाद्यान्न या जो भी हम फूड या फिर जो सब्जियां खाते हैं। तो मैंने उसको देखा कि अगर हमें कैंसर के लिए लड़ना है या फिर कैंसर से सबको पीड़ित होने से बचाना है, तो उसका एक ही तरीका है कि किसान भाइयों को जागरूक किया जाए कि वो कम से कम मात्रा में केमिकल यूज करें। काफ़ी अच्छे इनपुट्स मिले, उन्होंने बहुत जानकारियाँ दी जो है ऑर्गेनिक खेती के बारे में, जो है जिसको हम लोग हम खुद उतारना चाहते हैं। हमारा अपना खुद का जो बगीचा है उसमें हम मिनिमम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, मिनिमम फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स। हमारा अपना खुद जो है वर्मी कंपोस्ट का पिट है वो डालते हैं और इसके बाद नीम की खली डालते हैं और इसके बाद जो है जो नॉर्मल गोबर की खाद होती है वो डालते हैं। तो इसकी वजह इससे क्या है कि हमारा एक तो पेड़ बड़ा हेल्दी होता है और वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है सस्टेन करता है, उसमें जल्दी से कोई समस्याएं नहीं आती हैं और वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट तैयार होता है जो मार्केट में आता है, तो जन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसी के साथ खबरों का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।